माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हम आपको केमिस्ट्री में ना 2 क्लास ले चुके हैं। 2 क्लास हम आपको केमिस्ट्री में ले चुके हैं और दोनों क्लास बेसिक केमिस्ट्री था बच्चों। बेसिक केमिस्ट्री यानी कि एकदम बेसिक लेवल का केमिस्ट्री हम आपको सिखा रहे थे अभी तक, ताकि आगे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम बेसिक केमिस्ट्री को लेकर के चल रहे थे। लेकिन अब हम आप लोगों को ना केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर का दर्शन कराने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया का दर्शन कराने वाले हैं। समझ गए ना? यहां पर चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का दर्शन करने वाले हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, होता कैसे है, यह भी हम आपको बताएंगे। आखिर क्यों रासायनिक अभिक्रिया होता है और कैसे होता है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले फटाफट से बच्चों आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे ना एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। एक बार ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और क्या कर दीजिए, एक बार क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। तो फटाफट से क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। कम से कम हर एक बच्चे यहां पर जुड़ जाएं, उसके बाद हम क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? कम से कम सारे बच्चे यहां पर जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम क्लास लेना शुरू कर देंगे। चलिए, तो जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक की संख्या बहुत कम है, लगभग 1000 बच्चे जुड़े हैं, तब हम क्लास लेना शुरू करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, हम जितना बेसिक से लेकर के आगे आप लोगों को बढ़ रहे हैं ना, उतना बेसिक केमिस्ट्री लगभग कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन हम आप लोगों को एकदम निचले स्तर से, एकदम बेसिक स्तर से लेकर के ऊपर उठ रहे हैं, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। तो इसलिए एक बच्चा भी समझ जाए, ऐसा हम आपको पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक यह 10th टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्यारे बच्चों, आप लोग 10th टॉपर बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आप लोग इस 10th टॉपर बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, यहां पर आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है ना, यह बिल्कुल ही ज्यादा बेहतरीन है। यहां पर जो टॉपर का हैंड नोट्स दिया जा रहा है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। टारगेट बोर्ड का जो स्पेशल नोट्स और स्टडी मटेरियल है, आपको हम दिखाए थे, डेली क्लास में दिखाते हैं। इस प्रकार का टारगेट बोर्ड का स्पेशल नोट्स है, स्पेशल स्टडी मटेरियल है बच्चों। और यह नोट्स स्टडी मटेरियल आप लोग को मिलेगा, आप लोग आराम से इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। समझ गए? तो इसलिए अभी आप लोग यह टॉपर बैच में ज्वाइन कर जाएं। जब तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं करेंगे, नोट्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए टॉपर बैच में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। प्यारे बच्चों, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास भी हम ले रहे हैं हर एक सप्ताह में, वीकली टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, सब कुछ हम आपको ले रहे हैं, जो कि आप लोगों को कहीं पर डाउट ना रह जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का क्लास चलेगा। ऐप पर कब से क्लास होगा सर? ऐप पर तो बाबू डेली क्लास चल रहा है। सुबह में ना ऐप पर डेली क्लास चल रहा है। सुबह में जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कौन कौन बच्चे जुड़ रहे हैं जरा बताइए। सुबह में हमारे साथ कौन कौन बच्चे जुड़ रहे हैं? सुबह में तो बाबू डेली क्लास चल रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है? सुबह में तो डेली क्लास चल ही रहा है ना, बताइए। सुबह में डेली क्लास चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सारे बच्चे फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हम शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद है ना, तो बताइए पिछले 2 क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं। टॉपिक का नाम बताइए, आप लोग खुद से देखते हैं कितना टॉपिक आप लोग के माइंड में अभी तक याद है। जरा टॉपिक का नाम बताइए, अभी तक हम आप लोगों को क्या क्या बताए हैं, क्या क्या पढ़ाए हैं। टॉपिक का नाम जरा शेयर करिए जल्दी से। क्या क्या बताए हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना टॉपिक का नाम याद है। और हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए, कोशिश करते रहिए बच्चों, कोशिश करना बंद मत करिए। समझ गए ना? घर पर प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। समझ गए ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश हमेशा करते रहिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और
हम आपको बेसिक केमिस्ट्री जब लेकर के आगे बढ़ रहे थे तो उसमें पदार्थ के बारे में बताए थे, पदार्थ की अवस्था के बारे में बताए थे, सब कुछ हम आपको बताए थे, यौगिक मिश्रण तत्व सब कुछ बताए थे। अच्छा, यह भी हम आपको याद करने के लिए दिए थे, आप लोग एकदम याद करके तो सुना ही दिए थे जबरदस्त तरीके से। अच्छा, जब सुना दिए हैं तो बता दीजिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी से एक बार जरा कमेंट करिए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट करिए। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए ना, लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। तो क्या 50% बच्चे को यह क्लास अच्छा नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो फिर बार बार हम कितना लाइक करने के लिए बोले? दबा ना दीजिए एक बार लाइक वाला बटन, जल्दी से आप लोग एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। सबसे हल्का धातु, सबसे भारी धातु, या सब कुछ इतना आप लोग याद कर लिए हैं? जरा बताइए तो, ये वाला आप लोग याद कर लिए है ना? ये वाला याद कर लिए है ना? सब कुछ आप लोग को याद है अच्छे तरीके से। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपके आगे आपको क्या बताए थे, कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। पिछले क्लास में हमारा होमवर्क था कि इस लिस्ट को याद करके आना है। ये वाला लिस्ट हम आपको दिए थे याद करने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। 13 परमाणु संख्या 13 बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही सही जवाब है। तो पिछले क्लास में बच्चों हम ये वाला दिए थे आपको याद करने के लिए। कितने बच्चे हैं जो ये वाला याद करके आए हैं? एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने बच्चे हैं जो ये वाला याद करके आए हैं? एकदम ईमानदारी के साथ बताइए कि हाँ सर हम याद करके आए हैं। अगर याद नहीं है तो ईमानदारी से बोलिए कि नहीं सर, ध्यान में नहीं रहा, याद नहीं रहा, हम नहीं समय दे पाए, हम नहीं पढ़े, याद नहीं रहा। जरा एक बार ईमानदारी के साथ बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चे को याद नहीं है। यस सर, याद है सर। कुछ बच्चे नो कमेंट कर रहे हैं। जो बच्चे नो कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब कि वे बच्चे घर पर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ ना। जो बच्चे नो सर कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब कि वे बच्चे घर पर रिवाइज नहीं कर रहे हैं क्या? इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आज नहीं किए हैं तो कल कर लीजिएगा, लेकिन जरूर आपको क्योंकि याद करना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, और हाँ, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम आपको दिए थे जो कि ऑलरेडी आप लोग हमें बता दिए थे। तांबा का टैंक बनाया जाता है लेकिन लोहा का नहीं, क्यों? इसके बारे में भी हम आपको बताए थे, यह भी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। और हाँ, एक चीज और याद करने के लिए दिए थे, ये वाला एक चीज बच्चों ना यार याद करने के लिए दिए थे, ये वाला। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं सवाल, हम आपसे पूछते हैं सवाल। अब होमवर्क की बारी। होमवर्क पहले हम आप लोग का देखते हैं कि होमवर्क आप लोग याद करके आए हैं कि नहीं आए हैं। बताइए 4 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बच्चों? 4 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? जरा एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन नहीं आता है सर, ठीक है कल से चला जाएगा। कभी कभी भेजने का याद नहीं रहता है, कभी कभी नोटिफिकेशन क्योंकि एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन हम भेजते हैं, खुद से नहीं जाता है, तो कभी कभी याद नहीं रहता है भेजने का, तो इस वजह से हो सकता है। चलिए 4 को क्या कहते हैं जल्दी से बता दीजिए। केमिस्ट्री में 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। 4 को बच्चों क्या कहते हैं? टेट्रा कहते हैं। अच्छा, 5 को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। 5 को क्या कहते हैं? 5 को क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं सर। वाह, पेंटा। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा बोलते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम आपको एक से ही याद करने के लिए दिए थे। 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, 9 को ननन बोलते हैं और 10 को डेकेन बोलते हैं। यह बात हम आपको याद करने के लिए दिए थे। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा इसका यूज कहां पर किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि हम लिखते हैं CO। CO कहने का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO होता है। अच्छा, ये जरा बता दीजिए CO, यहां पर देख रहे हैं ना कि कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। और आपको पता है कि कार्बन भी एक, ऑक्सीजन भी एक। ध्यान से समझिएगा, कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं ना, यहां पर बताया है ना, एक को क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। और इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर सिर्फ एक है और एक को हम लोग मोनो पढ़ते हैं, इसलिए CO का नाम पड़ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वही प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां पर CO2 लगा दें, CO2 लगा देते हैं, तब इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाई पढ़ते हैं। 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाई पढ़ते हैं। तब ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई क्यों लग गया? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन 2 है, समझ गए ना? डाई क्यों लगा दिए? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 2 है। और जब ऑक्सीजन 2 रहे तो उसको डाई पढ़ते हैं, जब 2 रहे तो उसको डाई पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर प्यारे बच्चों हम लिख दे SO3,
SO3 लिखते हैं ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फ, इसको S से तो सल्फर हो गया, और 3 को क्या बोलते हैं, तो 3 को ट्राई बोलते हैं, और O को ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखिए लिखे हैं SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो 3 को क्या बोलते हैं, हम लोग ट्राई बोलते हैं। अच्छा 4 को क्या बोलते हैं, 4 को टेट्रा, 4 को क्या बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए, 4 को टेट्रा, तो अगर हम लिखते हैं CCl4, तो C से कार्बन हो गया, और Cl से क्या हो गया, Cl से क्या होगा, क्लोराइड, और 4 को टेट्रा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सब बेसिक चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन सब चीजों का यूज आएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब जरा देखिए ध्यान से, अगर गणित में प्यारे बच्चों इस प्रकार से अगर कोई शब्द रहे, नीचे में 2 रहता है, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, अगर ऊपर में 2 रहे, अगर गणित में ना ऊपर में 2 रहे, तो इसको तो आप लोग होल स्क्वायर पढ़ लेते हैं। अगर गणित में, मैथमेटिक्स में, जैसे मान लिया जाए कि इस तरीके से रहे 4 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या पढ़ लेते हैं, 4 का स्क्वायर पढ़ लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों A प्लस बी, इसका क्या पढ़ते हैं, दी होल स्क्वायर पढ़ते हैं, A प्लस बी का दी होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना। लेकिन केमिस्ट्री में जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर कोई भी शब्द रह सकता है, और ऊपर में नहीं प्यारे बच्चों, बल्कि नीचे में, यहां पर, कहां पर, यहां पर रहेगा, ऊपर में नहीं बल्कि नीचे में, यहां पर अगर 2 लगा हुआ रहेगा ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, होल ट्वाइस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, होल ट्वाइस, समझ गए ना। कार्बन का होल ट्वाइस, कैल्शियम का होल ट्वाइस, जैसे मान लीजिए कार्बन दे दिए, C दे दिए, तो C का होल ट्वाइस। अगर हम लोग यहां पर C के जगह पर ना कोई दूसरा चीज दे दें, अगर हम लोग C के जगह पर Ca दे दिए, तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम का दी होल ट्वाइस, समझ गए, यानी कि जो कुछ भी अंदर रहेगा ना उसका दी होल ट्वाइस हो जाएगा, इसको ट्वाइस पढ़ते हैं। अच्छा अब यह 2 के जगह पर मान लिया जाए कि प्यारे बच्चों हम 3 दे दें, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 दे दें तो क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लिया जाए कि पहले हम आपको 2 पर एक एग्जांपल देके दिखाते हैं, CaOH का, CaOH का दी होल ट्वाइस, ऐसे लिखते हैं ना, CaOH का क्या पढ़ेंगे, चूंकि दोनों तरफ से ब्रैकेट है, तो CaOH का दी होल ट्वाइस, तो 2 को अगर ब्रैकेट में है तो दी होल ट्वाइस पढ़ेंगे। अच्छा 3 को क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मान लिया जाए इस तरीके से है, इस तरीके से, और यहां पर 3 है, तो 3 को क्या पढ़ेंगे, ट्वाइस के जगह पर क्या हो जाएगा, होल, होल थराइस, ठीक है ना। तो 3 को कहेंगे होल थराइस, क्या कहेंगे, 3 को कहेंगे होल थराइस, याद में रहा, याद रहेगा ना, 3 को होल थराइस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए कि AlOH का दी होल थराइस, थराइस रहेगा तो 3 हो जाएगा। अगर अगर 3 की जगह 4 रहेगा तो होल 4, अगर 4 की जगह 5 रहेगा तो होल 5, समझ गए ना। तो बस 2 और 3 को ध्यान रखना कि 2 को क्या बोलते हैं, 2 को ट्वाइस बोलते हैं, और 3 को थराइस बोलते हैं, याद रहेगा। यह केमिस्ट्री में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी से लेकर के ना जीवन भर आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे यह बेसिक कंसेप्ट का यूज होगा, समझ गए। अभी से लेकर के जीवन में जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज बार बार आएगा, बार बार आपको यह परेशान करेगा। अगर अभी याद कर लेंगे तो फिर परेशान आप बिल्कुल भी नहीं होइएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया, कितने बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताइए तो, ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चे को समझ में आया। सर ऐप पर मेरा कमेंट नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं दिखेगा कमेंट, कमेंट तो दिखता है सौरभ जी। चलिए और बता दीजिए। हाँ? सर नोट्स ले लिए हैं तो क्लास लिखना जरूरी नहीं है ना, देखिए क्लास लिखना जरूरी नहीं है, अगर नोट्स ले लिए हैं तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग याद करते हैं तो याद करने के बाद ना लिखने का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उससे आपको ना याद होगा, ठीक है ना। याद करने के बाद लिखने का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, यहां तक सारे बच्चे को याद हो गया, सारे बच्चे यस सर यस सर यस सर लिख रहे हैं, सर यस सर समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम आपको बताए थे कि आज से हम पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी आज से ना हम लोग ओरिजिनल चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं। एक्चुअली में जो हमारा चैप्टर है पहला नंबर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आज से बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझें इसके पहले ना थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, आखिर क्या ऐसा जरूरी पड़ गया कि रासायनिक अभिक्रिया करना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, जरा इस चीज को ना आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्यारे बच्चों परमाणु है, ठीक है ना, कोई परमाणु है, आप लोग को पता है ना कि परमाणु में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, समझ गया।
समझ में आया ना, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पर बताइए धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है? आपको हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर क्या हो जाएगा, धन आवेश, तो यहां पर P प्लस लिख देंगे। प्रोटॉन पर क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। समझ में आया? अब मान लिया जाए कि यह जो परमाणु है प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि यह हाइड्रोजन का परमाणु है, समझ में आ गया, हीलियम का परमाणु है, लिथियम का परमाणु है, कुछ का भी परमाणु हो सकता है। समझ में आया ना, किसी भी चीज का परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन का परमाणु हो जाए, हीलियम का परमाणु हो जाए, लिथियम का परमाणु हो जाए, बेरिलियम का परमाणु हो जाए, किसी भी चीज का परमाणु हो सकता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब जरा ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए कि हम लिथियम का परमाणु ले लेते हैं, मान लिया जाए कि लिथियम का परमाणु लेते हैं। होता क्या है ना कि यह जो परमाणु है ना, इस परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, इस परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इस परमाणु के चारों तरफ ना राउंड राउंड शेप होते हैं, इस तरीके से ना राउंड राउंड शेप होते हैं। एक शेप है तो उसको बोलते हैं पहला कक्षा, दूसरा शेप बना दिए तो ये हो गया दूसरा कक्षा, या तीसरा शेप बना दिए तो ये हो गया तीसरा कक्षा, या चौथा शेप बना दिए तो ये हो गया प्यारे बच्चों चौथा कक्षा। यानी कि ना यह जो शेप आप लोग देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। अगर यह वाला परमाणु हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ये वाला परमाणु हो गया जी, ठीक है ना, ये वाला जो बीच में आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, हमारा परमाणु हो गया, ठीक है, ये वाला परमाणु हो गया। अच्छा, अब परमाणु के बाद जरा चलिएगा, तो अगर आप लोग चलिएगा ना तो आगे आप लोग को ना कलर दिखाई देते रहेगा। जैसे देखिए ये वाला कलर हो गया, दूसरा हम दे देते हैं, उसके बाद बच्चों हम ये इधर दे देते हैं, ये वाला कलर, नहीं ये वाला नहीं चलेगा, इसके बाद हम ना दे देते हैं ये वाला कलर, ये वाला कलर उजला कलर दे दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये वाला कलर हम दे दिए इसमें, और जरा ध्यान से समझ लेते हैं हम, और जरा ध्यान से समझते हैं भाई, रेड कलर नहीं देंगे, रेड कलर नहीं देंगे, ये वाला कलर दे देते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो यहां पर तो हम कलर कर दिए हैं, सिर्फ आप लोग को अच्छे दिखे इसके लिए, लेकिन हम इसको बिना कलर करके समझाते हैं। जरा ध्यान से समझिए, बीच में तो हमारा क्या है जी, परमाणु है, बीच में हमारा क्या है, परमाणु है, बीच में क्या है हमारा, परमाणु है, उसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। लेकिन इसका जो पहला नंबर जो गोला है ना, इसको बोलते हैं बच्चों पहली कक्षा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग पहली कक्षा। ध्यान से समझिएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहली कक्षा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पहली कक्षा बोलेंगे। समझ में आया, पहली कक्षा बोलेंगे। और पहली कक्षा में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, कितने, 2। अच्छा एक बात और आपको बताना भूल गए, यह जो परमाणु है ना, परमाणु में प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आया, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, यहां पर हम आपको बताए थे भी, अगर आपको याद हो ना तो हम आपको बताए थे। समझ में आया, देखिए हम आपको बताते हैं, एटम 3D व्यू, क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोजन लिख देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3D स्ट्रक्चर। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, हम आपको बताते हैं हाइड्रोजन एटम 3D मॉडल। चलिए देखिए, ये वाला चीज हम आपको खोल करके बताए थे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को याद हो तो, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। मान लिया जाए कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन परमाणु है। इस हाइड्रोजन परमाणु में ना आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इस हाइड्रोजन परमाणु में ना बच्चों आप लोगों को ना यहाँ पर प्रोटॉन भी मिल जाएगा और न्यूट्रॉन भी मिल जाएगा। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। अच्छा, इसके बाहर में कक्षा होता है, क्या होता है, कक्षा होता है, ढेर सारा कक्षा होता है। समझ गए ना, तो पहली कक्षा में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सभी कक्षा में ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। कैसे चक्कर लगाता है जी, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ना आप लोग को हम दिखाते हैं, इस तरीके से ना इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। समझ गए, इस तरीके से ना कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। समझ में आ गया, इस तरीके से ना चक्कर लगाते रहता है, मतलब कि ये वाला जो है ना, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इधर क्या हो गया, ये वाला, ये हो गया क्या, हम कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी तत्व का परमाणु है, तो ये परमाणु हो गया, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरीके से यहां पर भी मान लिया जाए कि यह कोई परमाणु है और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जो ये हमारा पहला कक्षा है, पहली कक्षा में ना 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए यहां पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए कि यहां पर है, तो पहली कक्षा में ना कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली कक्षा में जब होगा तब 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा,
अब उसके बाद दूसरी कक्षा हो गया, दूसरी कक्षा हो गया, ठीक है, दूसरी कक्षा हो गया, उसके बाद तीसरी कक्षा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते चले जाइए ना, तो ये सब में ना प्यारे बच्चों कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कुल मिलाकर के आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर अगला कक्षा बना लेगा, फिर अगर फिर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसका अगला कक्षा बना लेगा। समझ में आ गया। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरा चौथा आगे तक बढ़ते जाइए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं, हम किस चीज के बारे में बता रहे थे, हम किस चीज के बारे में बता रहे थे, जरा देखिएगा ध्यान से। हम बता रहे थे किस चीज के बारे में, कौन सा तत्व ले लें, लिथियम, लिथियम ले लें, कौन सा तत्व ले लें आप लोग बताइए जल्दी से। मान लिया जाए हम लिथियम ले लेते हैं, ठीक है ना, लिथियम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लिया जाए हम लिथियम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये पहला कक्षा, हम 2 ही कक्षा रहते हैं, हम इसमें ना 2 ही कक्षा रखते हैं, ठीक है, 2 कक्षा हम रख लिए, बाकी सब कक्षा को हम लोग हटा दिए। अगर प्यारे बच्चों हम लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, लिथियम का परमाणु संख्या बता दीजिए, परमाणु संख्या बताइए कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है। वाह, बिल्कुल सही जवाब है सर, 3 होता है। अच्छा, जब लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, आपको बताया गया है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता है, तो लिथियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाकी फिर भी बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए हम लोग यहीं पर डिवाइड कर लेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना बच गया, और 1 बच गया, तो दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना। तो यहां पहली कक्षा में ना प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर दिए, पहली कक्षा में दे दिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए। और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग दूसरी कक्षा में यहां पर दे दिए, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, असली कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि आखिर क्यों रासायनिक अभिक्रिया होता है। पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, कक्षा एकदम फुलफिल हो गया, क्योंकि पहली कक्षा को तो चाहिए ही कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो पहला कक्षा एकदम फुल। कक्षा मतलब आप रूम भी समझ लीजिए, एक एग्जांपल के जैसे, समझ गए ना, कि आप रूम मान लीजिए कि पहला रूम में 2 आदमी से ज्यादा नहीं रह सकता है, दूसरा रूम में, तीसरा रूम में, चौथा रूम में 8 आदमी से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो पहला रूम में देख लीजिए भाई 2 आदमी, तो 2 आदमी फुल हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग बोलते हैं, समझ गए ना। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फुल, दूसरा कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन दूसरा कक्षा अगर पूरा करना चाहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दूसरी कक्षा में कम से कम प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर 2 कंडीशन हो सकता है। अगर प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन ला करके दे दे, कोई 7 इलेक्ट्रॉन ला करके दे दे, तो इसका कक्षा फुलफिल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दूसरी कक्षा में भी। अच्छा, या फिर दूसरा उपाय है कि मान लिया जाए कि इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यह किसी को दे दे, समझ गया ना, किसी को दे दे कि लो भाई हमारा ऐसे भी कक्षा पूरा नहीं हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे देते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो यह दूसरा कक्षा ही खत्म हो जाएगा, पहला कक्षा रहेगा फुलफिल रहेगा, दूसरा कक्षा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, दूसरा कक्षा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर 2 कंडीशन बनता है, या तो यह किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तब भी इसका 8 पूरा हो जाएगा, या तो ये अपना 1 किसी को दे दे तो दूसरा कक्षा ही खत्म हो जाएगा। 2 कंडीशन समझ में आया ना, तो 2 कंडीशन हो सकता है। तो यहां पर जो 2 शर्त यहां पर हुआ ना, 2 कंडीशन जो हुआ कि चाहे तो 7 किसी को दे दे, चाहे तो 7 किसी से ले ले या फिर 1 किसी को दे दे, ताकि यह अपना निश्चिंत हो जाए, दूसरा कक्षा से इसको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप लोग यह भी जानते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपके पास मान लिया जाए 1 रुपया है, ठीक है ना, आपके पास 1 रुपया है, आप कहेंगे ना कि देखो भाई हमको 8 रुपया का कोई सामान लेना है, हमारे पास 1 रुपया है, 7 रुपया का और हम व्यवस्था कर लेते हैं, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप इस प्रकार से समझिए, आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है ना, 70,000 का व्यवस्था आपको और करना है, कितना मुश्किल होगा, आपको मुश्किल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10,000 ही आपके पास है,
आपको चाहिए 80,000, तो 70,000 का व्यवस्था और आपको करना होगा ना। तो 70,000 दूसरे से मिलना बड़ा मुश्किल है, कोई देता नहीं है जल्दी, समझ गए ना। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसको देगा तो 8 पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना कोई दातादानी नहीं बैठा हुआ है कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसमें लेने का क्षमता भी नहीं है कि यह 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। भले इसका इच्छा है कि कोई दे दे, लेकिन लेने का क्षमता नहीं है। अच्छा, किसी को अगर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर प्यारे बच्चों दे देगा तो इसका दूसरा कक्षा खत्म हो जाएगा। तो आखिरकार यह जो यहां पर दूसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसी को पूरा करने के लिए ना क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। समझ में आया, इसी को पूरा करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। समझ में आ गया? कितने बच्चे को समझ में आया, बोलिए कितने बच्चे को समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए एक बार, कितने बच्चे को समझ में आया। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन का हम बात कर लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मान लिया जाए हम ऑक्सीजन का बात करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का अगर बात कर लेते हैं तो यह हो गया ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2 ऑक्सीजन हो गया। इसके पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहली कक्षा में सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन की हम बात करते हैं ना, परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 6, ऑक्सीजन का कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है। तो अब देखिए पहली कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अष्टक अभी भी पूरा नहीं हुआ, 8 पूरा नहीं हुआ, 6 ही रह गया ना। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरी कक्षा बनेगा यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर यह किसी से 2 ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या कराया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, बस आपको समझाने के लिए बताए कि आखिर क्यों रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है। बुक में खोज के देख लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। समझ गए ना। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, सारे बच्चे का कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। चलिए कमेंट करो रे भाई, आप लोग का जब तक कमेंट नहीं आता है ना मन ही नहीं लगता है। जब तक कमेंट एकदम दिल के साथ नहीं करते हो ना, दिल दिया है जान भी देंगे, उस प्रकार का भाव होना चाहिए। समझ गए ना। तो जरा कमेंट करिए। और अभी तक देखिए ना बच्चों से ना 1000 लाइक तक पूरा नहीं हुआ है। ये है आपका प्यार हमारे प्रति, समझ रहे हैं कितना प्यार है। चलिए अब बच्चों हम यहां से चलते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में, रासायनिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केमिकल। रासायनिक को अंग्रेजी में केमिकल, और अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। समझ गए ना। तो दोनों मिलाकर के केमिकल रिएक्शन, तो अंग्रेजी में हो जाएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो लिखेंगे जब कोई पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, जब कोई, अच्छा हाँ एक चीज और बताना हम भूल ही गए। चलिए पहले एक चीज और बता ही देते हैं, सॉरी एक चीज और ना पहले हम बता ही देते हैं। अच्छा एक चीज और पहले हम बता देते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, तब उसके बाद हम लोग वहां पर जाएंगे। समझ गए ना, रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, एक चीज और बता देते हैं, तब हम लोग वहां परिभाषा पर जाएंगे। देखिए हम तत्व के बारे में पढ़ा चुके हैं ना, हम तत्व के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक तत्व अगर दूसरे तत्व के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, यौगिक बना देगा। यहां पर क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अच्छा हो सकता है कि तत्व तत्व के साथ ना मिलकर के जो यह तत्व है किसी दूसरे पदार्थ के साथ जाकर के मिल जाए। समझ गए ना, किसी दूसरे पदार्थ के साथ जाकर के मिल जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी बच्चों हम लोग यौगिक बोलेंगे। समझ में आ गया ना, इसको भी हम लोग यौगिक बोल सकते हैं। पदार्थ पदार्थ के साथ ही जाकर के मिल जाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक हो बोलेंगे। तो यही सेम फॉर्मूला होता है कहां पर, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में। तो क्या लिखेंगे, देखिए जब कोई पदार्थ, ध्यान से समझिएगा क्या लिखेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ
या एक से अधिक पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, एक पदार्थ अकेले या कोई अन्य पदार्थ साथ में मिलकर के, एक पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है या फिर कोई अन्य पदार्थ साथ में मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो पदार्थ बनता है वह नया गुण वाला होता है, उसके पास नया गुण होता है। ध्यान से समझिएगा, उसके पास क्या होता है, नया गुण होता है। नया क्या होता है, कैपेसिटी होता है। नया क्या होता है, गुण होता है। समझ में आ गया? जो नया पदार्थ बनेगा उसके पास नया गुण भी होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, अगर प्यारे बच्चों यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो CaCO3, अगर इसको तोड़ेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस में CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CaO प्लस में CO2। तो देखिए यह एक अकेले पदार्थ है, अकेले पदार्थ है, अभिक्रिया करके दो नए गुण वाले पदार्थ बना दिए। समझ गया? हाँ, समझ में आया ना? कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और प्लस में इधर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कैल्शियम ऑक्साइड, नाम तो पढ़ने आता है ना। Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, और जो बाद में अगर ऑक्सीजन लगा है तो उसको ऑक्साइड पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको हम संकेत याद करवा चुके हैं, मत बोलिए कि सर Ca मतलब क्या होता है। पहले ही क्लास में बोले थे कि संकेत याद करके आना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, CaO को क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आया? इसको कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और CO2 मतलब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो CaCO3 है ना, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो CaO प्लस CO2 अलग अलग हो जाएगा। यह तो हो गया अकेला पदार्थ। जब कोई पदार्थ अकेले, तो यह अकेले वाला हम लोग एग्जांपल देख लिए। अब है किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके, तो चलिए किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके वाला भी एक एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बनेगा, H2O। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, जल हम लोग बोलते हैं। समझ में आया? यह संतुलित नहीं है, लेकिन बाद में हम आपको संतुलित करना सिखाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग ये मत सोचिए कि सर संतुलित ये नहीं है, कैसे संतुलित होगा। आगे हम आपको समीकरण को संतुलित करना भी सिखाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझिए, ये पहला चैप्टर ना, हर एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, बस आपको हम डेमो दिखा रहे हैं कि एप्लीकेशन पर किस लेवल में इस बार पढ़ाई होने वाला है। तब ना आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा, बहुत ही ज्यादा। समझ में आया? बहुत ज्यादा पछताइएगा, लगेगा कि ये 1000 रुपया कुछ नहीं था। समझ गए ना? अगर हमारी वजह से आप जिला टॉपर कर जाएं, हमारी वजह से आप बिहार टॉपर कर जाए, हमारी वजह से खूब ज्यादा नंबर आ जाए, कम से कम हमारा टारगेट तो रहता है ना। देखिए, हम कहते हैं कि हम बच्चों को टॉपर बनाएंगे, लेकिन कम से कम हमारा टारगेट रहता है ना कि कम से कम 460-70 प्लस तो जरूर लेकर के जाएं। समझ गए ना, 460-70, क्योंकि अगर टॉपर लिस्ट में आपको आना है ना तो उसके लिए 460-70 नंबर प्लस होना चाहिए, तब आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना बुलाया जाएगा। उससे कम नंबर है तो टॉपर वेरिफिकेशन में आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो कम से कम हमारा टारगेट रहता है कि ठीक है भाई, बच्चे को हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे टॉपर नहीं बन जाएंगे, लेकिन कम से कम 470 प्लस तो नंबर आ जाएगा। बताइए, 470 प्लस नंबर आएगा तो एक उम्मीद जग जाएगा कि नहीं भाई, टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। अब जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाए कि आ जाइए पटना, तो उस समय बच्चों और ज्यादा उम्मीद जाग जाता है, गार्जियन का उम्मीद जाग जाता है, आपके मम्मी पापा भाई बहन सबका उम्मीद जाग जाता है कि अरे टॉपर के लिए बुलाया गया है, कहीं टॉप कर गया तो उसी में से कोई एक टॉप करता है। तो समझिए, यहां से सब आखिर जो उसका मूल जड़ है वो कहां पर है, जड़ है आपका पढ़ाई। बेहतर पढ़ाई करिएगा तभी ना आप सिलेक्शन होइएगा, बेहतर पढ़ाई करिएगा तभी ना आपका 470 प्लस नंबर आएगा। बताइए, तो टारगेट रखिए ऊंचा।
और किसी भी सब्जेक्ट में ये मत सोचिए कि हम 95 नंबर ले आएंगे, इसमें ना हमको 80 नंबर से ज्यादा लाना है। 80 नंबर सोच करके चलोगे मेरे भाई तो 60 नंबर 70 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। हर एक सब्जेक्ट में तुमको ये टारगेट लेकर के चलना है कि 100 में 100, समझ गए ना, हर एक सब्जेक्ट में टारगेट लेकर के चलना है 100 में 100, 100 में 100 से उसके नीचे कोई गुंजाइश नहीं है। अगर 100 में 100 का टारगेट लेकर के चलोगे ना तब सब विषय में तुम्हारा 90 नंबर से प्लस आएगा, 90, 95, 97, 98, गणित में 100 में 100, तब जाकर के मजा आएगा कि हाँ अब पढ़ाई का मजा आ रहा है, समझ गए ना। तो इस प्रकार का चीज होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो समझ में आ गया ना आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब जरा एक बात यहां पर गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज नजर आएगा कि बीच में एक तीर का निशान है, बीच में एक तीर का निशान है और तीर के निशान के बाएं साइड में कुछ है और तीर के निशान के दाहिने साइड में कुछ नया बना, समझ गए ना। तीर के निशान के बाएं साइड में और तीर के निशान के दाएं साइड में, यहां तक समझ में आया। तीर के निशान के बाएं साइड और तीर के निशान के दाएं साइड। अब दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। जो तीर के निशान के बाएं साइड में है यानी कि जो इधर है इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों अभिकारक, अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि यह सब अभिक्रिया करने वाला है, समझ गए ना। अभिकारक यानी कि यह सब अभिक्रिया करने वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। अच्छा, अब जब रिएक्शन हो जाता है और उसके बाद जो नया पदार्थ बना तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे कोई कंपनी में नया पदार्थ बना, कोई अगर कोई कंपनी में नया चीज बना तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखो नया प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, बोलते हैं ना कि नया प्रोडक्ट बना। वैसे ही जब अभिक्रिया होता है ना तो इस साइड जो बनता है ना इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और हिंदी में बच्चों इसको बोला जाता है उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका है प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, समझ गए। यानी कि जरा ध्यान से देखिए, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसको हम लोग बोल दिए अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लिया, क्योंकि ये सब भाग लिया ना, इधर से ये भाग लिया, इधर से ये भाग लिया, ये सब अभिक्रिया में भाग लिया, इसको बोलेंगे अभिकारक। और जो अभिक्रिया में भाग लिया और नया पदार्थ जो बना तो उस नए पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लिया उसको अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लिया उसको अभिकारक, ठीक है ना। और जो उत्पाद बना, जो इधर हमारा रिजल्ट आया, उसको बोलते हैं उत्पाद या फिर प्रतिफल। तो प्यारे बच्चों अलग अलग करके देखते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, प्रतिफल क्या है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि अभिकारक का परिभाषा बताइए, और या फिर पूछ देगा कि उत्पाद का परिभाषा बताइए, प्रतिफल का परिभाषा बताइए, तो आपको याद होना चाहिए ना। तो देखिए अभिकारक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। एकदम सिंपल सा है, यह रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो भाग लिया उसको अभिकारक कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अच्छा, अब प्रतिफल जरा ध्यान से देखिए, प्रतिफल क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसके बाद जो पदार्थ इधर बना उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो जरा एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यह बीच में तीर का निशान रहेगा, ठीक है ना। इधर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अभिकारक। अभिकारक से क्या बनता है? अभिकारक से क्या बन जाएगा? इधर उत्पाद बन जाएगा। अभिकारक से क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं प्रतिफल। समझ में आ गया? बताइए, अभिकारक से बन जाता है उत्पाद, अभिकारक से बन जाता है उत्पाद, याद हो जाएगा। अभिकारक से बन जाता है उत्पाद, याद हो जाएगा ना। हो जाएगा, बोलिए, रिपीट करिए आप लोग हमारे साथ रिपीट करिए। अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से बन जाता है उत्पाद, रिपीट करिए हमारे साथ। अभिकारक से बन जाता है उत्पाद। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां तक आप लोग को कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों जरा एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर ना हम लोग अल्फाबेटिकली इसको लिख रहे हैं। जैसे लिख रहे हैं CaCO3 तो CaO प्लस में CO2 लिख रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन बाद में हम इसको आपको हम बताए ना कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आया? तो जरा इस कंसेप्ट को अब हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं शब्द समीकरण। जैसे क्या कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, अभी हम आपको क्या बताए, H2 प्लस O2 से क्या बन गया बच्चों? H2O बन गया। तो यह तो हो गया केमिकल रिएक्शन, यह कोई
हाँ, यह क्या हो गया, इसको शब्द समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब इसी चीज को हम लोग शब्द में लिख देंगे, जैसे ये हाइड्रोजन, तो हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन, हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन जोड़, ये ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो H2O, H2O मतलब क्या हो गया, बन गया जल। तो देख रहे हैं, इसी चीज को हम लोग यहां पर शब्द में लिख दिए, इसी चीज को हम लोग इधर शब्द में लिख दिए। और जब हम लोग इसको शब्द में लिख देते हैं ना, तब प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग इसको शब्द में लिख देते हैं तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तब इसका नाम हो जाता है शब्द समीकरण। क्या नाम पड़ जाता है, शब्द समीकरण। जब हम लोग इसको शब्द में लिख देते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है शब्द समीकरण। समझ में आया, बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। आज अंतिम में ना 5 मिनट आपसे बातचीत करेंगे, 5 मिनट, तो अंतिम तक रुके रहिएगा, सब लोग का कमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। अंतिम में 5 मिनट, ठीक है ना। चलिए, तो शब्द समीकरण समझ में आ गया। जैसे देखिए, मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसी को तो शब्द समीकरण बोलते हैं। यानी कि जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। वाक्य समीकरण क्या हो जाता है बच्चों, कि जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। ये एक सेंटेंस हो जाएगा, ये एक वाक्य हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे वाक्य समीकरण। क्या बोलेंगे, वाक्य समीकरण बोलेंगे। समझ गए ना, वाक्य समीकरण क्या है। चलिए ये भी हम आपको लिख करके दिखाई देते हैं। जैसे इसी चीज को हम लोग लिखें कि जब जब हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो जल का निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। समझ में आया। तो देखिए, हम एक पूरा सेंटेंस लिख दिए ना, हम क्या लिख दिए, एक पूरा सेंटेंस लिख दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य समीकरण। क्या बोलते हैं, वाक्य समीकरण। क्या इसको बोलेंगे, वाक्य समीकरण बोलेंगे। समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य समीकरण बोलते हैं। यानी कि जब एक वाक्य में लिख दें तो वाक्य समीकरण, जब शब्द में लिख दें तो शब्द समीकरण, जब हम लोग ऐसे लिख दें तो क्या, रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, सिंपल सा चीज है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे, जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, ये जो शब्द समीकरण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको क्या किए, सूत्रों के द्वारा जब हम लोग व्यक्त कर दिए, देखिए H2 + O2 से बन गया H2O, ये क्या हो गया, सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। ये हो गया प्यारे बच्चों वाक्य समीकरण। शब्द में लिख दिए तो शब्द समीकरण, और जब सूत्र में लिख देंगे ना तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या आप इसको बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। यहां तक समझ में आ गया। वाक्य में लिखे तो वाक्य समीकरण, शब्द में लिखे तो शब्द समीकरण, जब सूत्र में लिख दिए तो रासायनिक समीकरण। क्या कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम इतना बेसिक से चल रहा है ना कि आप लोग को हर एक चीज समझ में आएगा। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक से बनता है उत्पाद। यह बात तो हम आपको अभी तक बता चुके हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ऑलरेडी हम आपको सब कुछ समझा दिए। ठीक है, देखिए जो एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं वो सब एग्जाम्पल हम नोट्स में लिख दिए हैं। इस सब का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। इस चैप्टर का नोट्स अभी एप्लीकेशन पर नहीं डलाया है, 1-2 क्लास 3 क्लास और ले लेंगे ना, तब हम इसको एप्लीकेशन पर डालेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग जब यहां से पढ़ करके जाएं, जब नोट्स देखें तो लगे कि अरे भाई क्या बात है, सब तो याद ही है हमें, बस सिर्फ आप लोग वहां पर जाकर के रिवाइज कर लें। समझ गए ना। तो जरा ध्यान से देखिए, जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप
किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। जो हम लोग वाक्य यहाँ पर लिखे ना, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। इसी चीज को हम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं कि जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन तो जल बन गया, तो इसको कहेंगे वाक्य समीकरण, इसको कहेंगे शब्द समीकरण, और H2 + O2 से बन गया H2O, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण आप लोग को याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताइए। रासायनिक समीकरण आप लोगों को याद हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों, यह जो रासायनिक समीकरण है ना, इसे दो प्रकार से बांटा गया है। रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में। कौन कौन? एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और इसको बोलते हैं नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड अब हम आपको बताएंगे, यानी कि संतुलित और असंतुलित। समझ गए ना? अच्छा, संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है? बच्चों को जानने का इच्छा हो रहा होगा कि सर संतुलित क्या है और असंतुलित क्या है। समझ में आया? तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि संतुलित क्या है और असंतुलित क्या है। ध्यान से समझिएगा। अब हम बताएंगे कि संतुलित क्या है और असंतुलित क्या है। तो देखिए, जब रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। जैसे उतना देर से हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं H2 + O2 से H2O। चलिए इसी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया प्यारे बच्चों H2 और प्लस में हो गया O2 से क्या बन गया? H2O बन गया। ठीक है, अब देखिए हमारा संतुलित समीकरण क्या कहता है कि जब दोनों तरफ कहने का मतलब कि तिरवा के निशान के दाहिना तरफ, बामा तरफ भी और दाहिना तरफ भी, समझ गए ना। ये तीर का निशान है, इसके बाएं तरफ भी और दाहिने तरफ भी। तो जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तब कहेंगे कि संतुलित है। तो इसमें कौन कौन सा तत्व है भाई? इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, दो तत्व है। इसमें कौन सा तत्व है? दो तत्व है ना। इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, दो तत्व है। अगर दोनों तत्व का परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाए तब कहेंगे कि समीकरण संतुलित है। चलिए जोड़ करके देख लेते हैं। यहां पर इधर क्या है? हाइड्रोजन। यहां पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है और इसका परमाणु संख्या कितना है? 2 है। इसका परमाणु संख्या 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या इधर कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हम इसको ना ऐसे करते हैं, इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है जी? 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। चलिए अब तीर के निशान के इस तरफ आते हैं। इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इधर 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन का इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। इधर हाइड्रोजन 2 लेकिन ऑक्सीजन 1। दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाइड्रोजन का तो बराबर हो गया लेकिन ऑक्सीजन का बराबर नहीं हुआ। अब जब ऑक्सीजन का बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि ये संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है। क्या बोलेंगे? ये संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं है। समझ में आया? ये क्या है? असंतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं है। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के जगह 2 लगा दिया जाए, अगर यहां पर ऑक्सीजन के जगह 2 लगा दिया जाए तब हमारा काम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन के जगह 2 लगा देंगे ना तो काम हमारा हो जाएगा। तो क्या हम लोग यहां पर 2 लगा दें तो काम हमारा हो जाएगा? अगर यहां पर हम 2 लगा दें तो काम हो जाएगा? आप लोग कहेंगे कि सर हो जाएगा, क्योंकि सर यहां पर तो 2 लग सकता है, क्योंकि 2 लगा देंगे तो अब देखिए सर हाइड्रोजन भी 2 लेकिन ऑक्सीजन भी 2। तो आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल गलत। कहिएगा कैसे सर? अब तो बराबर कर दिए ना, फिर गलत कैसे हो गया? गलत कैसे हो गया? प्यारे बच्चों, जब हम लोग अपने मन से 2 लगाएंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन है। समझ गए ना? उसका कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करके आपको लगाना है। क्या रूल है सर? रूल इसका ये है कि जब भी हम लोग अपने मन से समीकरण को संतुलित करेंगे तो कभी भी इधर साइड में, यानी कि राइट साइड में, किसी भी तत्व के राइट साइड में हम लोग 2 नहीं लगाएंगे। तब कहां लगाएंगे? शुरुआत में लगाएंगे। अगर हम लोग को ऑक्सीजन में 2 लगाना है ना तो 2 हम लोगों को शुरू में लगाना पड़ेगा। समझ में आया? 2 हम लोगों को शुरू में लगाना होगा। समझ में आया?
दू हम लोगों को शुरू में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के समीकरण संतुलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अब इसका एक रूल और है, जब हम लोग दू शुरू में लगाएंगे तो ये जो दू लगाए ना, यह हाइड्रोजन के लिए भी दू हो गया और ऑक्सीजन के लिए भी दू हो गया। समझ में आया? ये हाइड्रोजन के लिए भी दू और ऑक्सीजन के लिए भी दू हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, इधर तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो इधर जस का तस है, हाइड्रोजन भी दू, ऑक्सीजन भी दू। इधर जरा ध्यान से देखिए तो क्या हो गया, पहले हाइड्रोजन दू था, लेकिन अब क्या हो गया, दू और दू में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा ना। तो अब प्यारे बच्चों हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, देखिए जरा ध्यान से, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया। ऑक्सीजन कितना रह गया, ऑक्सीजन देखिए इधर कुछ नहीं है, तो आगे दू लगा हुआ है ना, तो ये दो दोनों के लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो इधर हाइड्रोजन अब कितना हो गया, दू हो गया। अब क्या संतुलित हो गया, अभी भी नहीं हुआ, मामला तो अभी भी फंस गया सर। इधर हाइड्रोजन दो है, इधर अब हाइड्रोजन चार हो गया। जब हम ऑक्सीजन को संतुलित किए तो हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, देखिए ध्यान से, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया है, चार हो गया है। अब हमें इधर भी हाइड्रोजन चार करना होगा, तो इधर हाइड्रोजन चार करने के लिए अगर हम इसमें दो लगा दें तो क्या चार नहीं हो जाएगा, दो लगा देंगे तो चार हो जाएगा। तो अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, दो दूनी चार हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। अब देखिए ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि दोनों तरफ किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। समझ में आया? दोनों तरफ परमाणुओं के तत्व की संख्या अब बराबर हो गया, जब तक बराबर नहीं था असंतुलित था, जब बराबर हो गया तो यह अब संतुलित हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वह रासायनिक समीकरण, क्या कह रहा है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो उसे कहते हैं संतुलित। दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, जब परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसको कहते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गए ना? लेकिन दो दूनी चार हो गया, दो दूनी चार हो गया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, इस तरीके से। तो अब देखिए यहां पर संतुलित हो गया। अब चलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, हाँ, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर अगर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। सिंपल सा फंडा है, लिख देंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, यानी कि तीर के निशान के इस तरफ और तीर के निशान के इस तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है, ध्यान से समझिए, जो तत्व है अगर उसके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित, वह क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। ठीक है ना, आगे आ लगा लीजिए, वह क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अगर तत्व की संख्या, तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर था तो क्या कहते थे, संतुलित, बराबर नहीं है तो असंतुलित। जैसे देखिए इधर Mg प्लस O2 से बन गया है MgO, इधर 2Mg है, यानी कि मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, इधर मैग्नीशियम के कुछ नहीं है तो एक परमाणु है, तो इधर मैग्नीशियम का दो परमाणु, इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु, तो संतुलित नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यह समीकरण कैसा है, असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित है। समझ में आया, कैसा है, असंतुलित है। बताइए यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया, एकदम क्लियरली बताइए, कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कितने बच्चों को समझ में आ गया, फटाफट से बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, बताइए। अब आप लोग कहेंगे कि सर अगर हम इसे असंतुलित ही छोड़ दें तो क्या दिक्कत है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर हम इसे असंतुलित ही छोड़ दें तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आ जाएगा, कोई मुश्किल आ जाएगा, बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो हाँ बिल्कुल दिक्कत है। क्यों दिक्कत है यह अगले क्लास में बताएंगे, क्यों दिक्कत है तो अगली क्लास में अब हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगली क्लास में बताएंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यह प्यारे बच्चों बात हम अगली क्लास में बताएंगे, और इसका एक सीधा सा जवाब हम आपको दे दें कि इसमें एक सिद्धांत लगता है जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत के चलते हम लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी हो जाता है। तो इस चीज के बारे में ना विस्तार से हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों बताइए, अगली क्लास कहने का मतलब अब सोमवार को,
ठीक है ना, अगली क्लास कहने का मतलब अब सोमवार को, ठीक है। और हाँ, एक बात, एक नोटिफिकेशन अभी हम आपको दे दें कि मंगलवार के दिन आपका क्लास बंद रहेगा। मंगलवार के दिन सिर्फ हमारा क्लास बंद रहेगा, बाकी सबका क्लास चलेगा, ठीक है ना, सिर्फ हमारा, क्योंकि मंगलवार के दिन हम कोई किसी जरूरी काम से पटना जा रहे हैं, तो जिसके वजह से हमारा काम बंद रहेगा, हमारा क्लास बंद रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम आपसे सोमवार को। कल डाउट क्लास में मिलेंगे, फिर परसों सोमवार को, कल डाउट क्लास में मिलेंगे आपसे हम, ठीक है ना। कल डाउट क्लास चलेगा, चूंकि कल संडे है, तो कल संडे को डाउट क्लास, ठीक है। चलिए, तो हम बोले थे कि लास्ट में बातचीत करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप लोग जल्दी जल्दी से 2 मिनट 3 मिनट पूछ लीजिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ के बाद हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी से पूछ लीजिए अगर आपको कोई परेशानी समस्या है तो। अगर कोई समस्या है तो पूछिए। चलिए, मौसम कुमारी लिख रही है कि सर आप समझाए और नहीं समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता है, वाह। चलिए, एक सब्जेक्ट का नोट्स कितना में होगा सर? अरे भाई, नोट्स फ्री में मिलता है, जाकर के टॉपर बैच में ज्वाइन कर लो, नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। सर हम पैसा दे दिए लेकिन ऐप में ज्वाइन नहीं हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर है ना, उस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है ना, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं मिलता है बच्चों, एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलता है, ठीक है, एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलेगा। ब्रजेश कुमार लिख रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा को समझा दीजिए, हमें कोचिंग जाने के लिए कहते हैं ऑफलाइन। अगर आपके मम्मी पापा सुन रहे हैं तो उनको जरा सुना दीजिए, ठीक है ना ब्रजेश, सुना दीजिए अपने मम्मी पापा को कि ऑफलाइन से कई गुना बेहतर पढ़ाई हम ब्रजेश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। समझ गए ना। ऑफलाइन में ब्रजेश का पूरा समय बर्बाद होगा, लेकिन ऑनलाइन में ना हम इसको अपना एक छोटा भाई समझ करके, अपना एक छोटा भाई मान करके पढ़ाते हैं, और उसे अपने छोटे भाई की तरह, हर कोई चाहता है ना कि हमारा छोटा भाई टॉप कर जाए, हमारा छोटे भाई को ज्यादा नंबर आ जाए, तो उसी तरीके से हम ब्रजेश को भी चाह रहे हैं, अपने सारे स्टूडेंट को चाह रहे हैं कि हम उसको ज्यादा नंबर दिलाएं। तो बिल्कुल भी ऑफलाइन से खराब पढ़ाई तो नहीं होगा। आप कंपेयर करके पूछ सकते हैं, आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए ना कि पढ़ाई कैसा हो रहा है, वो बच्चे आपको रिस्पॉन्स देंगे, तो उसके बाद आप लोग कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। लेकिन बाध्य मत करिए कि ऑफलाइन जाना जरूरी है, पहले वाला मानसिकता प्लीज आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए, और कुछ? सर ऐप पर पासवर्ड क्या डाले हैं याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, वहां पर जाइए, ओटीपी आएगा, फिर नया पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जो शब्द में लिखा जाए उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और क्या, ठीक है ना। सर डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम देने में, आप थोड़ा मोटिव कर दें प्रिंस बाबू। डर का, डर किस बात का भाई? सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, फिर डर किस बात का? पहले डर को खत्म करो, डर के आगे जीत है, ठीक है ना। चलिए, सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? मिस्टर आदित्य, आप लोग को ना अगली क्लास में बता देंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। पीडीएफ में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव गलत है सर, प्रकाश के प्रवर्तन में हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा रामलखन राज, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर गलत है तो उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, और कुछ? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, सभी बच्चों के कमेंट को लेना पॉसिबल नहीं है, तो सारे बच्चे ना इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें आराम से। हम जब रात को सोते हैं ना, तो आराम से आप लोग का कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आराम से आप लोग कमेंट कर दें, नीचे कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये डाउट है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लास खत्म हो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास चलेगा, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।